हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 9 में आज हम डिस्कस करेंगे सम केसेस ऑफ नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आज हम उन परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिसमें सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाता है या फिर किसी एक सॉल्वेंट में उसका एसोसिएशन हो जाता है। तो इन दोनों ही केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। किसी विलय का किसी एक विलायक में संगुणन हो जाना या उसका एसोसिएशन हो जाना। फिगर में आप देख रहे हैं कि दो फेजेस हैं, फेज 1 एंड फेज 2। माना कि कोई भी सोल्यूट X लिया गया है, तो सोल्यूट X की फेज 1 में जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो C1 है, जहाँ पर कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और फेज 2 जो आप यहाँ देख रहे हैं, फेज 2 में यह एसोसिएट हो जाता है। इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि फेज 2 में X एसोसिएट हो करके ये XN बना लेता है। यहाँ पर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल और सिंगल मॉलिक्यूल के बीच ये एसोसिएशन हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सिंगल मॉलिक्यूल है। तो जो संगुणित अणु है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, और एकल अणु के बीच में यह साम्यावस्था में रहता है। यदि सोल्यूट की इस प्रावस्था में कुल सांद्रता C2 है, तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल और सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हम अगर रासायनिक साम्य का नियम लगाएं तो इसे हम समीकरण 1 की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, इस साम्य को अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम, इस साम्य के लिए अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य अगर हम लगाएं तो देखिए समीकरण नंबर 1 में देखिए K इक्वल टू हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। K यहाँ पर स्थिरांक है और जो ब्रैकेट में क्वांटिटी दी गई है वो दर्शाई गई क्वांटिटी की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस रासायनिक साम्य के नियम से हमें X की वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर X इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू n अंडर रूट। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी इक्वेशन नंबर 2 में। K यहाँ पर कांस्टेंट है। तो सोल्यूट X अधिकाधिक संगुणित अणु के रूप में रहता है। यानी जो हमने फर्स्ट फेज देखा उसमें सोल्यूट अपरिवर्तित रहता है, लेकिन सेकंड फेज में जो सोल्यूट होता है वो एग्जिस्ट रहता है लार्जली इन द एसोसिएटेड फॉर्म, विच इज जनरली ट्रू एक्सेप्ट एट द लार्ज डाइल्यूशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होगी उसको हम ले सकते हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन C2 के इक्वल। तो जो संगुणित अणु की सांद्रता जिसको हमने XN से रिप्रेजेंट किया है इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसकी सांद्रता को अगर हम कुल सांद्रता के बराबर लें तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी C2 के। तो जो इक्वेशन 2 में हमने ये वैल्यू पुट की थी उसके स्थान पर हम C2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन हो जाती है। तो X इक्वल टू ये जो X ब्रैकेट की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो इक्वेशन नंबर 3 में दर्शाई गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन द 2 फेजेस। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी हम वितरण नियम लागू करते हैं तो वो दोनों प्रावस्थाओं में समान आणविक स्पीशीज के लिए ही मान्य होता है। तो
तो जो फर्स्ट फेज़ में जो मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन थी वो C1 थी, और सेकेंड फेज़ में हम समान आणविक स्पीशीज़ को अगर लें तो वो हो जाएगी X, इस प्रकार से X ब्रैकेट। तो चूंकि ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 से प्राप्त हो चुकी है, जिसका मान कितना है n√C2। तो जब हम समान आणविक स्थिति फेज़ 1 और फेज़ 2 में लागू करते हैं तो वितरण नियम हो जाएगा C1/n√C2 = KD। तो यहाँ पर जो KD होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, वितरण गुणांक है, कि जब विलय किसी एक विलायक में एसोसिएट हो जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि कोई सोल्यूट अगर किसी एक सॉल्वेंट में एसोसिएट हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस प्रकार से लागू होगा, तो KD = हो जाएगा C1/n√C2, क्योंकि यहाँ पर किसी एक सॉल्वेंट में इसका एसोसिएशन हो गया है। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, कि जब बेंजोइक एसिड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वाटर और बेंजीन में, तो बेंजोइक एसिड बेंजीन में डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, जबकि वाटर में एज ए नॉर्मल वो एग्जिस्ट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेंजोइक एसिड एक सोल्यूट है जिसे वाटर और बेंजीन, ये दो सॉल्वेंट्स हो गए, इनमें जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वाटर में तो उसका एसोसिएशन नहीं होता है, उसका संगुणन नहीं होता है, जबकि बेंजीन में संगुणित होकर के वो डाइमर बना लेता है। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम वेरीफाई करते हैं जब कोई सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में एसोसिएट होता है। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। सेकंड केस क्या था कि जब कोई सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। अब मान लीजिए X सोल्यूट है जो कि फेज 1 यानी कहने का मतलब विलायक 1 में वो सामान्य रूप में रहता है, और विलायक 2 में, फेज 2 में आप देख रहे हैं इसका डिसोसिएशन हो जाता है, और यह डिसोसिएट होकर के A और B बना लेता है। यदि फेज 1 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है तो फेज 2 में कुल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C2। और यहाँ पर भी हम वही नियम लागू करेंगे कि दोनों विलायकों में केवल समान आणविक स्पीशीज की सांद्रताओं के लिए ही वितरण नियम लागू होगा। तो फेज 2 में चूंकि इसका डिसोसिएशन होता है, तो मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट X इन फेज 2 इज अल्फा। जो अल्फा है वह वियोजन की मात्रा है। तो फेज 2 में विभिन्न स्पीशीज की जो कंसंट्रेशन होगी वो इस प्रकार होगी। देखिए X वियोजित होकर के A+B बनाता है, तो वियोजन की मात्रा अगर अल्फा होगी तो C2 1 - अल्फा हो जाएगी। ये अवियोजित अणु की संख्या है, और जो वियोजित होंगे वो डिसोसिएटेड होंगे वो C2 अल्फा एंड C2 अल्फा हो जाएंगे। तो इस प्रकार फेज 2 में विलय X के अवियोजित अणुओं की सांद्रता C2 1 - अल्फा होगी। The concentration of the undissociated molecule of solute X in phase 2 would be C2 1 - अल्फा। तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पीशीज प्रेजेंट इन द टू सॉल्वेंट्स। तो दोनों ही जो सॉल्वेंट है उसमें समान आणविक स्पीशीज की सांद्रताओं पर ही वितरण नियम लागू होता है। इसीलिए इस
स्थिति में यह अवियोजित अणुओं के लिए ही लागू होगा। इट इज वैलिड ओनली फॉर द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो दोनों ही फेजेस में समान आणविक अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो इस हम यहाँ पर वितरण नियम लागू करेंगे। Kd इक्वल टू हो जाएगा C1, जो कि अवियोजित अणुओं की सांद्रता है। देखिए यहाँ पर तो वियोजन हुआ ही नहीं, और C2 1 माइनस अल्फा भी अवियोजित अणुओं की सांद्रता होगी। तो इस प्रकार से C1 डिवाइड बाय C2 1 माइनस अल्फा इक्वल टू हमें Kd प्राप्त हो जाता है। ये एक वितरण गुणांक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यदि कोई सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाता है तो वितरण गुणांक को समझाइए, तो आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं एक एग्जांपल के द्वारा कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वो एक सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाते हैं जबकि दूसरे सॉल्वेंट में वो अनडिसोसिएटेड रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने दो केसेस डिस्कस किए थे कि सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में अगर डिसोसिएट होता है तो क्या होता है और एसोसिएट होता है तो क्या होता है। दोनों ही केसेस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट को डिराइव किया। इसके अलावा एक और केस होगा जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।